हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी इकोनॉमिक्स। तो पहले हम कर चुके हैं मांग का नियम और आज हम करने वाले हैं मांग विश्लेषण, जिसमें हम बात करेंगे कि मांग का होगी तो मांग के बारे में ही, बट उसके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं तो वो आज बात की जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक भी नहीं कहूँगी। तो जैसे हम पीछे करके आए हैं जो नियम, जैसे सम सीमांत उपयोगिता का नियम और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इन दोनों को मांग में कैसे दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, उसकी डायग्राम को मांग से रिलेटेड करके कैसे दिखाया जाएगा या फिर उस नियम को मांग से कैसा जोड़ा जाएगा, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सम सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में भी हम ये डिस्कस करेंगे। और कहाँ कहाँ मांग का नियम है जो वो अप्लाई नहीं होता, कौन कौन सी वस्तुएं हैं या फिर कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता, वो भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो मांग के नियम को आप एक बार रिवाइज कर सकते हो अगर आपको करना है। तो मांग का नियम क्या होता है? अन्य बातें समान रहने पर अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो जो वस्तु की डिमांड है वो कम होगी, और अगर वस्तु की जो प्राइस है, वस्तु का प्राइस अगर कम होगा तो जो उसकी डिमांड है वो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा मांग का नियम। अब इसी नियम को हम क्या करेंगे, घटती सीमांत उपयोगिता नियम या फिर सीमांत ह्रास नियम या फिर गोसेन का जो प्रथम नियम था उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे इसको। तो आइए समझते हैं, आसानी से समझेंगे इसे। पहले हम बात करते हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम था वो क्या था। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमें क्या कहता था? जैसे जैसे अगर कोई मनुष्य किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु ले सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी वस्तु ले लीजिए। कोई भी उपभोक्ता अगर किसी वस्तु का जो उपयोग है, उपयोग बार बार यूज कर रहा है, उपभोग कर रहा है उस वस्तु का, उस वस्तु का उपभोग अगर वो बार बार करेगा तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाएगी। जितनी वो मात्रा बढ़ाएगा उतना है सीमांत उपयोगिता क्या है? संतुष्टि। जो उपभोक्ता को संतुष्टि मिल रही थी वो क्या होती चली जाएगी? कम 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 होती चली जाएगी। जितनी वो मात्रा बढ़ाएगा उतनी उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, ये क्या बढ़ाई उसने? वस्तु की मात्रा। ठीक है, और ये क्या हुआ? उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो गई। अब इसको रिलेट करते हैं। मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे ही अगर किसी वस्तु की जो कीमत है वो कम होगी तो जो उसकी वो है मांग है, डिमांड है जो, वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और अगर उसका प्राइस बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? डिमांड कम होगी ना। इसी तरह इसमें देखो, हमने प्राइस यहाँ पे कर दिया, मान लो प्राइस और कम किया और कम किया और कम किया, और ये क्या हुआ? ये भी, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ये क्यों घटना शुरू हुआ? क्योंकि हमने जो वस्तु की क्वांटिटी सॉरी मात्रा थी वो बहुत ज्यादा यूज करने लगे, जिससे कि हमारी सीमांत उपयोगिता क्या थी? घटने लगी। इसकी भी घट रही है और इसकी भी घट रही है। अब इनमें इक्वल देखो, इसका प्राइस कम हुआ और इसकी एमयू। ठीक है ना, दोनों में क्या हुआ? इसका प्राइस कम हुआ और इसकी एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता। रिलेट कैसे हैं? जब उसका प्राइस कम होगा, अगर किसी वस्तु का प्राइस कम होगा तभी आप उसकी मात्रा बढ़ाओगे। ये मात्रा बढ़ने से आपकी सीमांत उपयोगिता कम हुई है ना। तो जब प्राइस आपका कम होगा तभी तो आपकी एमयू भी कम हुई है ना। अगर प्राइस ज्यादा होता तो क्या आप किसी वस्तु का उपभोग ज्यादा करते? नहीं करते। आप जोर लगाकर बस एक या दो ही चीज खरीदते तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता वो ज्यादा ही रहती, क्योंकि आप उसका ज्यादा उपभोग नहीं कर पा रहे, कभी कभार खरीद रहे हो और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपको ठीक मिल रही है। बट अगर उसका प्राइस कम हुआ तो आपने उस वस्तु का उपभोग करना ज्यादा कर दिया। ठीक है,
उपभोग ज्यादा किया तो जो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी। कम होने के कारण आपकी सीमांत उपयोगिता गिर गई, डिमांड आपकी बढ़ गई। समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज दोबारा वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, एंड एक दो लाइन में मैं आपको फिर से यही समझा रही हूँ, ठीक है। प्राइस इन दोनों में कॉमन है, ये मांग का नियम है और ये हमारा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है। प्राइस इसलिए कॉमन है क्योंकि जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ी है, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। डिमांड के बढ़ने से जो उपभोक्ता था उसने वस्तु का उपभोग बहुत ज्यादा किया और जिसके कारण उसके सीमांत उपयोगिता कम होने लगी। तो अब ये हमने क्या किया, मांग का जो नियम था उसको घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के रूप में इसको दिखाया है। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं अच्छा से। ये मैंने सिर्फ आपको रफली समझाया था, अब इसका ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे जो कि आप एग्जाम में भी कर सकते हो। अपने एग्जाम को एक, अपने क्वेश्चन के आंसर को एक अच्छा दिखाना एग्जामिनर को, वो भी एक कला ही होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मांग के नियम के बारे में आपको पूछा गया और कहा है कि वितरण सहित इसका उत्तर दीजिए, ठीक है, तो वितरण सहित में आप इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। जहाँ पे व्याख्या सहित आता है, ठीक है, फुली एक्सप्लेन कीजिए, तो ये सब क्या है, ये आप बता सकते हो। एंड यूपीएससी के एग्जाम में एंड ऑल जो भी बड़े लेवल के एग्जाम है उसमें तो आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। सबसे पहले हम ये लेंगे y एक्सिस, x एक्सिस। ये तो आपको पता ही होगा कि हमेशा जो y है वो ऊपर होता है और x नीचे होता है। यहाँ पे हम लेंगे mu सीमांत उपयोगिता और p प्राइस, ठीक है, दोनों चीजें ली हमने इस साइड पे। यहाँ पे हम लेंगे x वस्तु की मात्रा या फिर क्वांटिटी, ये लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, प्राइस, ठीक है। प्राइस हमारा यहाँ पे है, ज्यादा प्राइस ही लेंगे सबसे स्टार्टिंग में। हमारी जो वस्तु है x, उसका हमने प्राइस यहाँ तक लिया है। इस प्राइस पर हमें जो वस्तु की क्वांटिटी है वो यहाँ इतनी मिल रही है। क्वांटिटी कितनी मिल रही है, इतनी। इस प्राइस पर हमें क्वांटिटी हम इतनी ले रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम इतनी है या फिर कोई भी रीजन है, तो हम इतनी खरीद रहे हैं इतने प्राइस पर, ठीक है, इतनी मात्रा। अब उत्पादक ने क्या किया, इसका जो प्राइस था वो कम कर दिया, इतना इसका प्राइस कर दिया। ये क्या हुआ, P1। प्राइस कम किया तो मात्रा बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, उपभोक्ता ने खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया, Q1, ठीक है। ये मांग का नियम है ना कि अगर हमें जो अपने ग्राहक बढ़ाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा, जिससे उपभोक्ता वस्तु की मात्रा को अधिक खरीदना स्टार्ट कर देगा, और कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो ग्राहक है वो ज्यादा आने लगे, वस्तु बिकने लगी। अब उत्पादक ने क्या सोचा कि मैं और प्रॉफिट के लिए प्राइस को और कम कर देता हूँ, इन्होंने इतना कर दिया, ठीक है, और इतनी हम क्वांटिटी खरीदने लगे। हमने क्वांटिटी बढ़ा दी और इन्होंने प्राइस कम कर दिया। बट अब जो इनसे मिलने वाली हमारी सीमांत उपयोगिता थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी। कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारी सीमांत उपयोगिता है जो वो कम होने लगी, जब ये हमारा वक्र है, कर्व है, ये नीचे की ओर जाएगा। तो ये क्या है, ये डी वक्र है, मतलब मांग का वक्र, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऋणात्मक जा रहा है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि जो हमारी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है वो अप्लाई हो रहा है। और अगर हम देखें ये ए बी सी, ये ए बिंदु है वो समस्थिति की स्थिति है, समस्थिति बिंदु मतलब यहाँ पर हम बिल्कुल संतुलन में है। यहाँ पर हमारी जो MU है मतलब सीमांत उपयोगिता भी ठीक है,
प्राइस हमारा ठीक है, क्वांटिटी हम ठीक ले रहे हैं। ये हमारी सांस्थितिक स्थिति जो कि हमने पहले आपको दिखाई थी कि अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ा लें या फिर कम कर लें, सांस्थितिक स्थिति ही उत्पादक के लिए भी और उपभोक्ता के लिए भी सही स्थिति रहती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो MU है, सीमांत उपयोगिता है, वो ज़्यादा नहीं कम होगी, बट अगर हम इसका बार बार यूज़ करेंगे तो भी वो गिरनी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो ये हमारा डायग्राम है जो कि आप घटती सीमांत उपयोगिता के नियम में अगर मांग का रिलेशन पूछें, मांग के नियम को, ठीक है, तो आप इस डायग्राम को बना सकते हो और इसके बारे में लिख सकते हो। तो लिखने के लिए मैं आपको एक लाइन पढ़ देती हूँ जो कि आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का आधार एक है, जब वस्तु की कीमत कम होगी तभी उपभोक्ता उसकी मांग को बढ़ाएगा। ठीक है, वही है, मैंने आपको बताया था कि प्राइस इन दोनों में कॉमन है। प्राइस अगर कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो MU हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। और यही क्या नियम है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है। और ये जो नियम है ये हमारा मांग का नियम है। तो दोनों प्रूफ हो चुके हैं, तो यही हमारा नियम खत्म है। अब हम करेंगे सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जो कि हमने पिछली ही वीडियो में किया था। एंड फर्स्ट, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देख कर आए, तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे एंड तभी आपका बेस तैयार होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, ये हमारी इकोनॉमी का बेस है, सबसे नीचे लेवल के हैं। जब ये हमारे तैयार होंगे तभी हम बड़ी बिल्डिंग अपनी खड़ी कर सकते हैं, तभी हम बड़ी इकोनॉमी के बारे में समझ सकते हैं, जब हमारे छोटे छोटे टॉपिक कवर होंगे। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे आपको आगे का समझ में आएगा। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं कि जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है उसके साथ जो मांग का नियम है उसको कैसे रिलेट करना है या फिर कैसे संबंध इन दोनों में दिखाना है। तो जो हमारा सम सीमांत उपयोगिता का नियम था, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ये हमें क्या बताता था, पहले पिछला याद करते हैं कि जो हमारा सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहता था, वो कहता था कि कोई भी उपभोक्ता है वो कोई भी वस्तु खरीद ले, बाजार में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो कोई भी वस्तु खरीद ले, उनको प्राइस एक है। ठीक है, सेकंड, जोन भी वस्तु खरीदेगा उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता सभी से बराबर होगी। चाहे वो सेब खरीदे, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता, वो अगर हम संतरा खाएं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। हम कुछ भी जो वस्तु खरीदेंगे उन दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होगी, हमारी बराबर होगी। तो मतलब क्या है, MU हमारा क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। MU क्या है, स्थिर। MU मतलब सीमांत उपयोगिता। ठीक है, ये शॉर्टकट में लिख रही हूँ। तो MU मतलब सीमांत उपयोगिता हमारा स्थिर मान लिया गया है सीमांत उपयोगिता के नियम में। बट मांग के नियम में MU स्थिर नहीं है, MU परिवर्तित होता रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो MU भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होगा तो MU भी कम, मतलब एक टाइम के बाद ये कम होना शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, बट कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा अगर कीमत बढ़ेगी तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें MU x मतलब हमारी वस्तु, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें पहले वाला, तो इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, PX मतलब प्राइस, ये जो पहले वाला था हमारा नियम का ही था। ठीक है, ये किसके बराबर होता था, MUM। ठीक है, मुद्रा के बराबर होता था। क्या था, पिछली वाली वीडियो देखना जरूर, अगर समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में आपको नहीं पता तो पहले उसके बारे में जानकर आप तभी आपको समझ में आएगा। तो ये समसीमांत उपयोगिता का क्या था, फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, MUX, इसको यही रखेंगे, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, और गुना में क्या आएगा, PX, वस्तु की कीमत। इस वस्तु की क्या थी, कीमत, वो किसके, इसके गुना में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे कि अगर ये कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट नहीं रहेगी अगर मांग के नियम के साथ इसको रिलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्राइस कम या ज़्यादा होगा तो हमारी MU भी कम ज़्यादा होगी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हाँ, सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रह सकती। अगर प्राइस बढ़ेगा तो MU भी कुछ टाइम तक बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम किसी वस्तु को उपभोग कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही बार खरीदेंगे, उसको ज़्यादा बार नहीं खरीदेंगे। तो उस 1-2 बार खरीदने में हम 1 बार खाई, 2 बार खाई, तो उससे हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है, बढ़ ही गई। ठीक है। बट जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि अगर हम उसको बार बार खाएंगे, ये नहीं एक ही टाइम में खानी है, वो ये नहीं कि आज खाई और फिर अगले महीने खाई, फिर तो सीमांत उपयोगिता की कमी नहीं होगी। ठीक है। तो इस प्रकार वो कम तो होगी नहीं, बट कुछ ही टाइम के बाद वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर प्राइस कम होगा तो MU का कम होना लाजमी है, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु को बहुत ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि प्राइस कम हुआ है। ठीक है। तो यही इसका रिलेट करेंगे। स्टार्ट। अगर प्राइस गिरेगा तो सीमांत उपयोगिता जो स्थिर है वो भी परिवर्तन में होगी, परंतु इसके लिए उपभोक्ता को X वस्तु की अधिक मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि इस नियम में MU स्थिर माना गया है, इसके लिए अगर हमें इसको मतलब परिवर्तन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उपभोक्ता को जो X की मात्रा है, क्वांटिटी है, जो वस्तु X की, उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ेगी कब? जब इसका प्राइस कम होगा। अगर इसका प्राइस कम होगा तो जो X की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ेगी, X की क्वांटिटी। ठीक है। मात्रा क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। अगर इसका प्राइस कम हुआ, मात्रा बढ़ाई, मात्रा बढ़ने से क्या होगा, MU पे या तो बढ़ेगी या घटेगी, भाई परिवर्तन तो आएगा। ठीक है। अगर परिवर्तन आया तो ये नियम लागू हो गया, मांग का नियम के साथ इसका संबंध हमने दिखा दिया। ठीक है। MU को परिवर्तित करना है और उसको करने के लिए उपभोक्ता को वस्तु X की मात्रा को ज्यादा खरीदना पड़ेगा। अब आइए आगे स्टार्ट हम टॉपिक करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पिछली दोबारा से इसको वीडियो को देख लीजिए, बट आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिन लोगों ने सम सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ रखा होगा पीछे, उनको ये समझ में आया होगा, बट जिन्होंने यही वीडियो देखी उनको ये समझ में नहीं आया होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वाली वीडियो देख लीजिए सम सीमांत उपयोगिता के नियम की, और घटते सीमांत उपयोगिता के नियम की, दोनों की वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। आगे हम स्टार्ट करेंगे कि जो मांग का नियम है वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होता। देखिए, मांग का नियम है, आपको रियल लाइफ में भी बहुत जगह अप्लाई होता हुआ दिखेगा। ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नियम है, आसान भी है और बहुत जगह आपको देख सकते हो इसको। ठीक है। रियल लाइफ में भी अप्लाई करके, तो ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होता ये भी हम देख ही सकते हैं, एंड बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आइए देखते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, मांग का नियम लागू कहाँ नहीं होता। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। तो लिख देते हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन सी होती हैं? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि बहुत हाई लेवल के रेट की होती हैं, इनका प्राइस हमेशा हाई होता है, एंड जो रिच लोग हैं वो इसको खरीदते भी इसीलिए हैं कि हाँ, हम दिखा सके, या तो अपनी कास्ट को मतलब अलग दिखाने के लिए, ठीक है, या फिर जो उनकी फैमिली है उसको अलग दिखाने के लिए, मतलब ये रिच लोग ही पहनते हैं जिससे उनको अलग और लोगों से अलग दिखाई दे कि हाँ, ये जो लोग हैं वो थोड़े अलग हैं, रिच हैं, इनके पास मतलब ज्यादा पैसा है। ठीक है। तो ये प्रतिष्ठा सूचक मतलब अपने आप को रिच दिखाने के लिए, मतलब दिखावे की चीजें हैं, जैसे हीरे हो गए, जवाहरात हो गए, महंगे महंगे सारी चीजें, कार, सब कुछ ये इसी में आता है। ठीक है। इनका प्राइस हमेशा हाई रहेगा। अगर इनका प्राइस कम हो जाता है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है। आप खुद सोचो, अगर सोने का रेट गिर जाता है तो क्या कोई इतना कोई खरीदेगा? नहीं, क्योंकि अब शादियों में जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, तभी सोना की डिमांड की जाती है, सोने की। ठीक है। कि हाँ भाई, लड़की को सोना दे देना। ठीक है। बेशक अभी भी मॉडर्न बन चुके हैं सभी के सभी, बट फिर भी लड़की को गिफ्ट के तौर पर क्या दिया जाता है, दहेज नहीं बोलते, गिफ्ट्स के नाम पे सोना दिया ही जाता है। ठीक है।
तो कोई सोना नहीं देगा। फिर अगर मान लीजिए चांदी का रेट ज्यादा हाई हो गया और सोने का गिर गया तो लोग चांदी मांगेंगे, ठीक है ना। तो यही फर्क है कि जिस चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो लोग उसी को ही खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर इनका प्राइस कम हो जाता है तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर इनका प्राइस हाई है तो इनकी डिमांड भी क्या रहेगी, हाई ही रहेगी। तो ये क्या है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। और इन्हीं पर हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है कि प्राइस ज्यादा होने पर डिमांड कम होगी और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी। बट यहाँ पर उल्टा है, विपरीत संबंध है। और इनको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मांग का कर्व है वो ऋणात्मक में जाता है ना, वो इनके कारण भी जाता है। ये भी लिख सकते हैं कि ऋणात्मक में जाता क्यों है, इनके कारण, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ये कारण आप पेपर में लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि दूसरा इनका पॉइंट क्या है, गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं पर भी हमारा मांग का जो नियम है वो लागू नहीं होता, ठीक है। तो गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, सॉरी कट गया। गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्राइस अगर कम भी हो जाए तो उनकी डिमांड ज्यादा कम नहीं होती, कुछ भी नहीं, ना तो बढ़ती है ना कम होती है। अगर इनका प्राइस ज्यादा हो जाए तो भी इनकी डिमांड कांस्टेंट ही रहती है, इनकी डिमांड स्थिर ही रहती है। ऐसी कौन सी वस्तु है भाई जिसकी डिमांड ही नहीं हिल रही, प्राइस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। वे चीजें ऐसी होती हैं जो लोग यूज ही नहीं करना चाहते, ठीक है। चाहे उनकी डिमांड कम हो या ज्यादा हो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इन चीजों को हम देखते ही नहीं ना, हम इनका यूज कर रहे हैं। जब यूज ही नहीं कर रहे तो हम इनके प्राइस से क्या लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल के साथ दो तो इसके एग्जाम्पल है बाजरा। आज के टाइम पर कोई बाजरा नहीं खाता, ठीक है। फिर चाहे वो शहर हो गाँव में, कम खाते हैं बट कम खाते हैं, ठीक है, इतना नहीं खाते जितना पहले खाते थे। तो जो बाजरे के अगर रेट कम ज्यादा हो भी जाता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, ठीक है। अगर इसका प्राइस कम भी हो रहा है तो भी इसको कोई नहीं खरीदेगा, और अगर इसका बढ़ रहा है तो भी इसको कोई नहीं खरीदेगा। तो ये कौन सी वस्तुएं हैं, गिफिन वस्तुएं, जिनका लोग यूज नहीं करते, तो इनको हम गिफिन वस्तुएं कह देते हैं। यहाँ पे कट के रफ करना है। मूल्य परिवर्तन, अब हम बात करेंगे मूल्य परिवर्तन की, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं मूल्य परिवर्तन आशा। आशा से आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ क्या है। आशा क्या है कि हाँ उम्मीद है एक, कि जो मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई भी वस्तु है, आपको कोई भी वस्तु खरीदनी है, अब खरीदनी है आपके टाइम पे, मान लीजिए आपको कोई भी फर्नीचर या फिर कुछ भी खरीदना है, तो आपको पता लगा कि आगे जाकर ना इसका जो रेट है वो कम हो जाएगा, तो आप क्या सोचोगे, भाई चलो अब इतनी वेट कर रहे थे तो 2-3 महीने और वेट कर लेते हैं और फिर ही खरीद लेंगे इसको, है ना। अब इससे क्या हुआ, हमारी डिमांड कम हो गई। अब के टाइम पे हमारी डिमांड कम हो गई, ठीक है। लोगों में यही भ्रम फैल गया कि हाँ आगे जाकर इसका जो रेट है वो कम होगा, तो लोगों ने क्या किया, खरीदना ही बंद कर दिया अब के टाइम पे। और अगर यही भ्रम पॉजिटिव हो, मतलब कि आगे जाके जो मांग है मतलब सॉरी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लोगों ने क्या किया, अभी खरीदना स्टार्ट कर दिया। उनको जो चीज नहीं चाहिए थी, अब उन्होंने बहुत बाद में लेनी थी, वो भी अभी लेनी स्टार्ट कर दी कि हाँ भाई आगे जाके तो प्राइस इसका ज्यादा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो उत्पादक है उस पर असर पड़ेगा। मतलब अगर हम जो प्रोड्यूसर है, अगर वो पहले वो पिछले साल की डिमांड देखा कि हाँ कितने डिमांड हुई है इस वस्तु की, उसी की डिमांड को देखकर वो प्रोडक्ट को बनाता है। अब उसने इतना प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, कि हाँ ये पूरे साल चल जाएगा, बट ये डिमांड ये हुआ कि हाँ आगे तो रेट ज्यादा होगा, उन्होंने ये अभी खरीद लिया और साल अभी पूरा भी नहीं हुआ, तो असर पड़ा ना। इतना प्रोडक्ट नहीं था अभी मार्केट में, तो अब उनको गैप देना पड़ेगा, अब वो बनाएंगे तो फिर गैप पड़ाना है। अब जिनको नीड थी उनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे फर्क पड़ता है कि हाँ हमें ये जो भ्रम फैलता है, इससे भी क्या होता है, हमारी डिमांड है प्राइस कम होने पर भी ज्यादा हो भी जाती है, कम भी हो जाती है, कुछ नहीं पता लगता।
कई बार ऐसा होता है कि प्राइस अब कम होता है, बाद में बढ़ेगा, बट लोग सोचते हैं कि आगे जाके प्राइस कम होगा, इसके लिए वो नहीं खरीदते। प्राइस कम होने पर भी डिमांड भी कम ही रह जाती है। ये किससे होता है? आशा से, भ्रम से। ठीक है, आगे हम करेंगे अज्ञान तथा भ्रम। अब यहाँ पे भी भ्रम है। ठीक है, अज्ञान तथा भ्रम। अब लोगों को किस चीज का ज्ञान हुआ? लोग ये सोचते हैं कि भाई जो चीज ना कम रेट में मिल रही है, जैसे कोई भी चीज 250 रुपए की मिल रही है, 250 के रेंज तक की मिल रही है, तो लोग सोचते हैं कि यार ये चीज ना घटिया है, इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी। पक्की बात है कि इसकी क्वालिटी बढ़िया हो नहीं सकती। जो चीज 1000 रुपए की होती है ना, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो 1000 रुपए तक की आती है। ये 250 की क्वालिटी अच्छी ही नहीं हो सकती। लोग इसके कारण भी वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं, जबकि प्रोड्यूसर की चीज वही थी 1000 वाली। उसने क्या किया, ग्राहक को बनाने के लिए वस्तु का जो प्राइस था वो 1000 से क्या कर दिया, 250 500 कुछ भी कर दिया। ठीक है, बट ग्राहकों ने क्या सोचा कि क्वालिटी कम कर दी है। ठीक है, ग्राहकों के मन में क्या हुआ, भ्रम हुआ, अज्ञान हुआ। अगर एक के मन में हुआ तो उसने आगे जाके कर दिया। उत्पादक ने तो प्राइस कम किया था ग्राहक को बनाने के लिए, बट फिर भी डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड फिर भी कम है, तो यहाँ पर भी जो मांग का नियम है लागू नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जीवन निर्वाह अनिवार्य वस्तु। जीवन निर्वाह अनिवार्य वस्तु। जीवन निर्वाह अनिवार्य वस्तु कौन सी होती है? जीवन निर्वाह करने की, जो कि हमारी हमेशा नीड ही रहती है कि हाँ, जैसे नमक है, चीनी है, मतलब शुगर, कुछ भी है, ये जो हमारी रोज की नीड होती है, इनका अगर प्राइस ज्यादा भी होगा तो भी इसकी डिमांड सेम है, सेम कांस्टेंट। अगर प्राइस कम हो रहा है तो भी इसकी डिमांड कांस्टेंट। इनकी डिमांड स्थिर रहती है, चाहे प्राइस बढ़ा लो चाहे घटा लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जितनी चीज खरीदनी है उतनी ही हम खरीदेंगे। हाँ, अगर इनका प्राइस ज्यादा हो गया, मान लीजिए बाई चांस, तो जो और चीजें हैं, जैसे हम कपड़ों पर खर्च करते हैं या फिर बाहर के कोई चीज खाते हैं, उन पे हम अपना खर्चा कम कर देंगे, बट इनको लेना जरूरी है क्योंकि ये हमारी अनिवार्य हैं। ये जीवन निर्वाह की चीजें हैं जो कि हमें खरीदनी ही खरीदनी पड़ेंगी। जैसे दूध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये खत्म होते हैं। ये 5 पॉइंट है जो कि यहाँ पर हमारा नियम है वो लागू नहीं होता। और भी है, बहुत है, बट ये मेन है तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिए। 5 भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो बहुत होते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं और वीडियो बना दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए वीडियो को। थैंक यू।